इस साल की शुरुआत अमेरिका और वेनेजुएला की विवाद से हुई। अमेरिका ने आधी रात के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच में तनातनी शुरू हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल ही रही है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर है। अरब सागर पर अमेरिका ने युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई है। अब्राहम लिंकन युद्धपोत भी अरब सागर पर मौजूद है। यानी दुनिया के हर कोने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। युद्ध से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं, कभी न्यूक्लियर से रिलेटेड खबरें आ रही हैं, कभी जो है अटैक, हमला, युद्ध, यही पूरी दुनिया के इर्द गिर्द मचा हुआ है। ऐसे वक्त पर रूस ने भी बड़े पैमाने पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने जापान के करीब अपने एयरबेस में Su-57 फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन एरोस्पेस फोर्सेस यानी कि रूस की एयरफोर्स ने पड़ोसी देश जापान के पास खाबरोवस्क इलाके पर ज्योमगी एयरबेस पर नए Su-57 5th जनरेशन के विमानों की तैनाती शुरू कर दी है। कम से कम 15 Su-57 इस एयरबेस पर देखे गए हैं। इस जगह को रूस की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक माना जाता है और अभी तक यहां पर सभी Su-35X लड़ाकू विमान मौजूद रहा करते थे। यह सेंट्रलाया ओग्लोवा एयरबेस के पास में है, जहां पर Su-35S और MiG-31BM इंटरसेप्टर दोनों यहां पर मौजूद है। रूसी वायुसेना ने यह तैनाती उस वक्त की है जब उसे Su-57 लड़ाकू विमानों के नए खेप मिलने लगे हैं। रूस जापान से नाराज चल रहा है क्योंकि जापान ने कुछ दिन पहले ही ताइवान के पास में मिसाइलें तैनात की थी। ऐसे इनपुट सामने आ रहे थे कि अमेरिका ने ताइवान को भारी भरकम हथियार देने के समझौता किया है। चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने अमेरिका को भी इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। रूस और चीन के संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में जापान के पास में अपने बेस में जेट उतारकर पुतिन ने अपने इरादे अब साफ कर दिए हैं। ज्योमिगी एयरबेस और कॉस्मोमोल्स्क ऑन अमूर से गागरिन एयरक्राफ्ट प्लांट के पास में, जिसको कॉस्मोमोल्स्क और अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सभी Su-35 और Su-57 सीरियल प्रोडक्शन मॉडल फाइनली असेंबल से गुजरते हैं। एयरक्राफ्ट की पहली रेजिमेंट को इस फैसिलिटी के साथ स्थायी बेस करने की उनकी शुरुआती ऑपरेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों को ज्यादा आसानी से ठीक किया जा सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद इन फैसिलिटी में Su-57 को फिर से तैनात करने के आगे के मकसदों के बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। एक संभावना यह भी है कि इसका मकसद पड़ोसी जापान को एक संदेश देना हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री साने तकाइची की सत्ता के आने के बाद की संभावना है कि जापान और अमेरिका के साथ में और मजबूती से अलायंस बनाएगा। अमेरिका जापान के रास्ते चीन और रूस दोनों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। Su-57 लड़ाकू विमानों को Su-35 फाइटर्स और MiG-31 इंटरसेप्टर्स के साथ में बेस पर तैनात करने से नए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पुराने टाइप के एयरक्राफ्ट के साथ में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी यहां पर मिल सकती है। MiG-31 में बड़े सेंसर्स लगे होते हैं और ये एयरबॉर्न कमांड पोस्ट के तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। वहीं Su-57S, Su-35 और MiG-31 यूनिट्स को अलग अलग एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी आप दे सकते हैं, यानी जापान में तैनात अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों को भी चुनौती दिया जा सके। Su-57 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल जापान के आसपास के इलाकों में टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए भी कर सकते हैं। इन्हें शायद जापानी इलाके के पास रूसी बॉम्बर और टोही ऑपरेशन के लिए, एस्कॉर्ट मिशन उड़ाने के लिए और भी शायद प्रशांत महासागर में अलास्का तक उड़ाने के लिए तैनात किया जा सकता है। इन फाइटर्स की रेंज दुनिया में किसी भी तरह के फाइटर्स से लंबी है, जिनका कॉम्बैट रेडियस यूएस एयरफोर्स के F-35 और F-22 से 2 गुना है। हालांकि वो अभी भी AL-51F नेक्स्ट जनरेशन इंजन की कमी से परेशान है, जिसके डेवलपमेंट में काफी देरी हुई है। रूस के नए डिप्लॉयमेंट के पास में पूरे दुनिया में एक सनसनी जो है फैल गई है कि आखिरकार जापान के पास में ऐसा क्या हुआ कि अचानक Su-57 जैसा लेटेस्ट 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस ने खड़ा कर दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि रूस ने एक बड़ा मैसेज जापान को भी दिया, इसके साथ साथ चीन को भी अपना समर्थन हासिल करवा दिया, क्योंकि अब अगर देखें तो जापान और अमेरिका इन दोनों के रिश्ते बहुत इस समय काफी अच्छे चल रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चीन और ताइवान के बीच में भारी तनाव हमेशा से रहता है। चीन क्योंकि ताइवान को अपना जो है वो अंग मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को सारी मदद यहां पर प्रोवाइड करवा रहा है। अमेरिका ने ताइवान के साथ में आर्म्स डील भी करी। आर्म्स डील के बाद में चीन ने बताया कि ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है और ताइवान जो है वो हमारा ही अंग है, हमको एक ही देश माना जाए। और कई देश ऐसा ऑफिशियली भी करते भी हैं। लेकिन अब जबकि पुतिन डायरेक्ट तौर पर मैदान पे उतर ही गए हैं, उन्होंने भी फैसला ले लिया है कि उनकी एयरफोर्स की यूनिट जो है, जो Su-57 की है, वो उसको तैनात करने के लिए आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही दूसरा खेप जैसे ही आएगा उसकी भी तैनाती इसी बेस पर, जो कि जापान से सटा हुआ बताया जा रहा है, यहां पे कर दिया जाएगा। यानी कि अब चीन और ताइवान और दूसरी तरफ इधर अगर आप देखें तो जापान और अमेरिका, यानी अब जो ज्यादा बड़ी दादागिरी वाली अगर लड़ाई को अगर आप देखें, दोनों इन देशों के आपसी रिश्तों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि तैनाती रूस की कितनी अहम है। रूस अपना पूरा का पूरा समर्थन जो है वो चाइना को देता है। चाइना ताइवान को अपना राज्य मानता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ताइवान के पीछे पड़ा है, माफ कीजिएगा चीन के पीछे पड़ा है। तो अब आपको ये पूरे समीकरण इससे समझ में आ गए होंगे कि दरअसल ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच में अभी भी जंग जारी है। लगातार उस युद्ध में खूब प्रयास कर लिए लेकिन वो युद्ध शांत नहीं हो रहा। इधर आप ईरान को देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो है टेंशन जारी है। एक दिन पहले बीपीएम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 3 घंटे तक ट्रंप के साथ में वाशिंगटन में मीटिंग हुई। मीटिंग का सबसे बड़ा मोटो जो सामने था वो यही था कि आप जो है ईरान के साथ में सिर्फ जो सौदा करने जा रहे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर डील तक ना रहे। सबसे बड़ी डिमांड थी नेतन्याहू की, ये इसको आप सिर्फ एक सीमित मत करिएगा, इसमें आप मिसाइल प्रोग्राम का भी जिक्र करिएगा। ओमान वाली मीटिंग में इसी मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम का जिक्र होता है तो फिर ईरान वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि हमारे एजेंडे में नहीं है, हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। जबकि इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है कि सब ईरान के पास में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और इसके जद में इजराइल आता है। और इसके पहले पिछले साल जब युद्ध हुआ 12 दिनों का, उस दौरान दिखा दिया था ईरान ने कि उसकी जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के अंदर घुसी थी और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर चकमा दिया था। तो इजराइल चाहता है कि ईरान पर अटैक अमेरिका करे, पूरी ताकत से करे। और अगर समझौता करना है तो ये समझौता सिर्फ न्यूक्लियर तक सीमित नहीं होना चाहिए, इस समझौते के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी आना चाहिए। तो इस तरह आप देखिए कि पूरे, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पूरी दुनिया में इस समय एक युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। और इसी युद्ध जैसे हालातों के बीच में पुतिन ने भी एक बड़ा एक्शन लेते हुए जापान के नजदीक में अपना फाइटर जेट वो तैनात कर दिए, जिससे अब दुनिया के सामने एक और नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या इस रीजन में भी कोई नया युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इसलिए रूस का इस जगह पे Su-57 तैनात करना ये काफी अहम माना जा रहा है।